आप सब कैसे हैं? एकदम मस्त। समर वेकेशन खत्म होने के कगार पे आ गया है। हम सब आपको क्लास 9th के लिए फिजिक्स लेकर आए हैं, जिसका नाम है सेकेंड चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आप न्यूटन के बारे में समझेंगे। न्यूटन ने यहाँ पर भी तीन नियम दिया था, यहाँ पर भी तीन रूल्स दिया, जिन्हें कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। उससे पहले हम कुछ बात बताते हैं, जिसे कहते हैं इनर्शिया। क्या इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो यह बताती है कि आपका ऑब्जेक्ट, आप अगर रेस्ट पर हो या मोशन पर हो, आप अपनी पोजीशन को तब तक नहीं चेंज करेंगे जब तक उस ऑब्जेक्ट या बॉडी पर किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। गलत तो क्या है सर? कि ऐसा प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो बाय वर्च्यू हुई क्या बताती है कि आप अगर रेस्ट पर हो या मोशन पर हो तो अपनी स्थिति को आप बदलोगे नहीं जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। इस बेसिस पर इनर्शिया को हम तीन बेस पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कहते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। सेकंड को कहते हैं मोशन ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ इनर्शिया। थर्ड को कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। देखिए मोशन रेस्ट वाला क्या कहता है, अगर आप ऑब्जेक्ट सिंपल नहीं बता रहा हूँ, ये कहता है अगर आप रेस्ट पर है तो आप तब तक रेस्ट पर रहेंगे जब तक आपके कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। सर एग्जांपल दे देंगे तो बहुत समझ आ जाए। एग्जांपल ये है कि आप कारपेट लेते हो, कारपेट बहुत सारे धूल होती है, जैसे उस कारपेट को एक्सटर्नल फोर्स छाड़ते हैं तो सारे डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं। क्या है वो? रेस्ट ऑफ इनर्शिया है। सर दूसरा, सर आप पेड़ से जो पत्ते गिराते हो या फल गिराते हो, क्या करते हैं? पत्ते फल अपनी पोजीशन पर रेस्ट पर, आप जब उससे फोर्स लगाते तब वो गिर जाता है, तो भी क्या है? रेस्ट ऑफ इनर्शिया है। ओके सर। सेकेंड है अगर आप मोशन पर है तो आप तब तक मोशन पर रहेंगे जब तक आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। सर एग्जांपल, आप गाड़ी पे ट्रेवल करते हैं, आप ट्रेवल करते हैं, अचानक ब्रेक लग जाता है तो आप क्या होते हैं? आप आगे की ओर छूट जाते हैं। सर क्यों? क्योंकि आप पे वो इनर्शिया कहती है कि अगर आप मोशन पर है तो मोशन पर ही रहेंगे जब तक आप पे फोर्स ना पाएंगे। लेकिन जब गाड़ी बैठते हो तो आपका आधा पार्ट ही जा पाता है और आधा पार्ट गाड़ी के साथ रहता है, क्योंकि गाड़ी पेड़ के नीचे वाला पूरा पार्ट रेस्ट पर होता है और ऊपर वाला पार्ट मोशन पर होता है। इसलिए क्या होता है? आपका अपर पार्ट टूट जाता है और लोअर पार्ट वैसे का वैसा ही रहता है। ओके। फिर देखिए मोशन क्या, डायरेक्शन ये बताता है कि डायरेक्शन क्या होगी। जैसे इसके एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे आपको लट्टू को नचाते हैं। जैसे लट्टू क्या, जो आप लोग क्या करते हैं, रस्सी से किसी को बांध कर नचा लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लट्टू होता, बहुत फन वाला गेम होता है। तो क्या इसे कुछ ऐसे ऐसे करके इसको रोटेट करते थे ना, कर कर करा जाता था, तो उसे क्या कहते हैं? लट्टू सब कहते हैं। और वो मोशन होता, डायरेक्शन को प्रोवाइड कराता है। फिर ये तीनों बातें आपको इनर्शिया हो गए तो आपको बताते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया लॉ भी कहा जाता है। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन या फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे इनर्शिया लॉ भी कहते हैं। इनर्शिया लॉ कहते हैं, यानी सेम टू सेम वही डिफिनेशन कहेगा। सेम फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर आप रेस्ट पर हो या मोशन पर हो तो आप तब तक रहोगे जब तक आपकी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया गया हो, उसे कहते हैं फर्स्ट लॉ। ओके। एग्जांपल मैंने आपको जितने एग्जांपल बताए सारे फर्स्ट लॉ पर बेस्ड होते हैं। ओके। सेकंड लॉ ऑफ मोशन सर बताइए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ साथ फोर्स लॉ भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग न्यूटन साहब ने दो बातें बताई। देखिए मैं बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है।
ये मैं आप एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगता है, फोर्स अप्लाई होता है, तो वो फोर्स उस बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उस अगर बॉडी मोशन पर होगी तो उसके एक्सेलरेशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। इन दोनों चीजों को एक साथ लिखेंगे, एम ए आ जाएगा। अल्फा नहीं है, इसे प्रोपोर्शनल का साइन होता है। तो आपको फिजिक्स से पढ़ाते हैं कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेकर आते हैं। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे और यहाँ पे कांस्टेंट के एम ए आएगा। तो क्या लिखेंगे, वेयर के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या है, के बराबर 1 होती है। कांस्टेंट अगर के बराबर 1 हो गया तो आप कह सकते हैं यह बराबर एम हो गया, जो कि क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ मोशन कहता है। न्यूटन का सेकंड लॉ मोशन कहता है, आपको याद कर लेना, यही आपके लिए काम का है। हमारी ये क्लास 9 के लिए है। अब मैं दूसरी बात ये बताता हूँ कि इसको न्यूटन सेकंड लॉ मोशन को दूसरे तरीके से कैसे बता सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि सर लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम क्या, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को पी से डिफाइन करते हैं, पी इज इक्वल टू एम डी हो जाएगा। सर यूनिट की बात कर दीजिए तो सर यूनिट क्या हो जाएगी, मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ओके सर क्वांटिटी कैसी है, तो ये क्वांटिटी कैसी है, ये सर वेक्टर क्वांटिटी है। ओके इन बातों को याद रखेंगे। फिर बात आते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, इसको रेट करा दीजिए, डी बराबर क्या हो गया, यानी ये इस बात में कह रहा हूँ, इसको डेल ऑपरेट करा दीजिए। तो मोमेंटम पे अगर चेंज होगा तो मास किसी ऑब्जेक्ट का चेंज होगा नहीं जल्दी, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, यानी ये बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, बात मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सी इस बात को फॉलो करा रहा हूँ कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा बी। क्या कहूँ तो इसको मैं ले सकता हूँ T2 माइनस P1 इज इक्वल टू एम T2 माइनस B1, ये भी लिख सकता हूँ। आपको दूसरी बात ये बताता हूँ, इसका यूज क्या है ये बताता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिकॉर्डिंग क्या होता है कि मोमेंटम को ना तो बढ़ा सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन टू अनदर फॉर्म, यानी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कहा जाए तो मोमेंटम क्या होता है, चेंजेबल नहीं होता है, यानी मोमेंटम फिक्स होता है। कैसे, मोमेंटम ये कहते हैं, मोमेंटम एक जैसे फिगर एक समझिए, एक ऑब्जेक्ट है m1 b1, एक ऑब्जेक्ट है m2 b2 के साथ, यानी इनिशियल वेलोसिटी के लिए लेते हैं u1 u2। फिर क्या कर दें, इनको कोलाइड करा देंगे। जब कोलाइड होने के बाद इनको छोड़ेंगे तो अलग अलग आ गए, मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर, चेंज हो जाएगी, v1 v2 हो जाएगी। तो वो कंजर्वेशन अकॉर्डिंग होता है मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर collision is equal to momentum after collision, यानी टकराने से पहले टकराने के बाद का मोमेंटम बराबर रहता है। कैसे सर इसको बात कराएंगे, तो मोमेंटम होता है m1 u1 प्लस m2 u2, दो ऑब्जेक्ट इधर भी दो ऑब्जेक्ट है तो m2 v1 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। ये सेम होता है। अगर टकराने के बाद मास या वेलोसिटी एक चीज कॉमन हो गई, तो क्या अगर वेलोसिटी सेम हो गई यानी v1 बराबर v2 हो गया, तो इसको b लिख देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और दोनों जगह से b कॉमन कर लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके इन चीजों को याद रखेंगे
तो आपको बताते हैं, बातें बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से बताई जा रही है, आप समझने का प्रयास करिए। इतनी बात अगर आपको याद हो गई है तो आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को देखा है कि डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल पी यम डेल्टा पी इज इक्वल टू यम डेल्टा बी होता है। बात एकदम क्लियर है सर। तो अगर सर हम इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा। आपको याद होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एक्सेलरेशन होता है। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बराबर यम एक्सेलरेशन आ गया है। और ये क्या होता है सर, सेकंड लॉ में पढ़ा आपने, यम बराबर डीपी बाई dt। सर डेल्टा को हम डीपी में, टाइम बहुत कम होगा तो डीपी बाई dt लिख सकते थे। यानी ये क्या बता रहा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। ये एक्चुअल डिफिनीशन क्या, एक्चुअल न्यूटन सेकेंड लॉ होता है क्या सर, कि फोर्स is directly proportional to rate of change of momentum। कैसे सर, देखिए हम डिफाइन कराते हैं, यहाँ से आपको जब बराबर एम हम दिखाएंगे, इसको लेके चलते हैं और यहाँ से बराबर एम दिखाते हैं। बस एक सेकंड में आपको कंप्लीट होगा ये। कैसे सर, एक्चुअल जो है यहीं से आया हुआ है, डिफिनीशन दी जाती है। सेकंड लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dp बाय dt। प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे भी कांस्टेंट के ही आ जाएगा और k बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे बकायदा, where k is proportionality constant। ठीक, और k बराबर 1 होता है तो यह बराबर dp बाई dt हो गया। अब क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि p बराबर यम भी होता है, तो p को यम के फॉर्म में लिख देंगे तो यम बराबर डी यम अपॉन dt। फिर क्या करेंगे सर, फिर आपको पता है कि अगर ऐसा होता तो यहाँ पे करते हैं इसका डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग। जैसे डिफरेंशिएटिंग कर देंगे क्या हो जाएगा, क्या बराबर, इसको डिफरेंशिएट करें ठीक है रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा यम डीवी बाई डी टी प्लस वी डीएम बाई डी टी। देखिए डीवी बाई डी टी तो होता है ए, और यहाँ पे बी डीएम बाई डी टी आ गया। ये है एक्चुअल का न्यूटन सेकंड लॉ। फिर इसको हमने ये लिख दिया, क्योंकि क्या होता है मास है, तो मास क्या होता है एवरी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट। अगर किसी का कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, एम बाई डी टी 0 होगा। इसका मतलब क्या कह रहा है, एफ बराबर एम ए कह रहा है, क्योंकि ये पूरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0। ये हो गया न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ यहाँ पर कंप्लीट होता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी आप जान लीजिए। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है सर, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ का नाम होता है एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ यानी अगर सेकंड लॉ थर्ड लॉ की बात करें, एक्शन रिएक्शन लॉ यानी एक्शन रिएक्शन लॉ कहता है एवरी फोर्स या एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में इसका रिएक्शन मिलता है। यानी आप किसी को एक थप्पड़ मारते हो या आपके थप्पड़ मार देता ना, तो कह सकते हैं एफ ए बी बराबर होता है या माइनस ऑफ एफ डी ए। न्यूटन के थर्ड लॉ का एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप नाव से उतरते हैं तो आपका जैसे एक पैर आगे जाता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, यानी आप फोर्स आगे लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट भी आपको पीछे की ओर खींचता है। तो यहाँ पर एक्शन लगा, उसी अमाउंट में पीछे लगता है रिएक्शन। तो आप गिर ना जाए इसके बचाव के लिए नाविक जो होता है वो क्या करता है, नाव को पकड़ लेता है, बांध देता है, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। ओके, बात कराते हैं आपकी, ये हो गया। और एग्जांपल, और आपने देखा जो बंदूक चलाने वाले यानी बंदूक चलाते हैं वो क्या करते हैं, उस बंदूक को अपने सीने पर अटैच करा के चलाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ से बंदूक गोली आगे जाएगी क्या होगा,
फोर्स आगे लगेगा तो ये भी पीछे की ओर रिएक्शन करेगा, तो पीछे की ओर रिएक्शन अगर हम दूर रखेंगे तो हमको यहाँ पे चोट कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको पहले ही यहाँ स्प्राइट कर देते हैं। ओके, और रॉकेट, रॉकेट उड़ता है, ऊपर करता है न्यूटन के थर्ड लॉ पर, फोर्स आगे लगता है उसके पीछे फ्यूल निकलता है, वो रिएक्शन का काम करता है, जितना फ्यूल निकलेगा उतना ही तेजी के साथ रॉकेट आगे बढ़ता है। ओके, तो इसके बाद आपको एक टॉपिक और बताते हैं जिसका नाम है इम्पल्स। इम्पल्स सर्कल यूज होता है, इम्पल्स तब यूज होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स बहुत ही कम टाइम के लिए अप्लाई हो रहा हो, इसे आई से कहते हैं, आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। फोर्स है और डेल्टा टी क्या है, वेरी स्मॉल टाइम। जैसे देखिए आप क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि ये सब काम इसलिए करते हैं, इससे टाइम को हम क्या करते हैं, बहुत ही कम करते हैं यार। फोर्स जब बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे आप कैच एंड बॉल लेते हैं, जैसे आप कैच ले लेंगे ना बहुत कम टाइम पे ले लेंगे तो आपको बहुत तेजी के साथ लगाएगा, जैसे झटका जाने लगता है आपको, जैसे आप कोई काम कर रहे हो और अचानक से आपको चोट लग जाए, बहुत कम टाइम में जब लगता है तो आपको क्या दिखाई देता है, फोर्स आपको बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है, दर्द बहुत ज्यादा होता है। देखिए जब बराबर आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, और आपने जाना है कि डेल्टा पी बराबर क्या होता है सर, डेल्टा पी बराबर होता है एम इंटू डेल्टा वी भी होता है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशनशिप हम निकालना चाह रहे हैं। जब हम इन दोनों में रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं तो हम बात ये बताना चाह रहे हैं आपको कि हम क्या कर रहे हैं सर, हम क्या करें, हम ये करना चाह रहे हैं कि इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में क्या कर दीजिए, डेल्टा टी का डिवाइड कर दीजिए। कैसे, इस वाले टर्म में डेल्टा टी का डिवाइड करेंगे, देखिए क्या बनेगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बराबर एम डेल्टा वी बाई डेल्टा। ओके, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ये हो जाएगा, आगे ले सकते हैं dp बाई dt बराबर यम, और यमे क्या होता है सर, यफ होता है, यानी डेल्टा पी बराबर यफ हो गया, और ये भी चला गया। देखिए डेल्टा पी बराबर क्या मिल गई, एफ इंटू डेल्टा टी, और आई बराबर क्या था, एफ इंटू डेल्टा टी। यानी आप ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होगा, इम्पल्स के बराबर होगा। अब इसका मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल लिख देता हूँ। देखिए जब आप लोग क्रिकेट देखते हो, जब बॉलर जो बैट्समैन है जब उसको हिट करता है, जब कैच लेने की बारी आती है, तो कैच लेते हैं ना, तो कैच लेने के साथ हम क्या करते हैं, हाथ को पीछे ले जाते हैं। क्यों सर, हाथ को पीछे ले जाने से हम क्या करते हैं, टाइम को इंक्रीज कराते हैं। जितना टाइम इंक्रीज करा देंगे उतना ही क्या होगा, फोर्स कम होगा, यानी आपको चोटें कम आएगी। तो हम पीछे से ले जाते हैं, इससे क्या करें, टाइम को हम इंक्रीज कराएंगे, जब टाइम को इंक्रीज कराएंगे तो फोर्स कम लगेगा, इसीलिए हम लोग टाइम को इंक्रीज कराते हैं, इससे क्या हो जाएगा, फोर्स कम लगे और हमको चोट कम लगे। ओके, तब तक आप इसको देखिए और तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। ओके, थैंक यू।